14 साल के बाद दिल्ली में ये कार में धमाका हुआ। इसमें मरने वालों का आंकड़ा 12 पर पहुंच चुका है और ऐसे में अब इसी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा। इस पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड था डॉक्टर उमर। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली हमले का मुख्य टारगेट नहीं थी। फरीदाबाद में रेड पड़ने के बाद, बरामदगी होने के बाद डॉक्टर उमर बौखला गया था। I-20 कार में विस्फोटक लेकर उमर दिल्ली भागा। दिल्ली में सुनहरी बाग की मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। 3 घंटे तक उमर पार्किंग में मौजूद रहा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई। पार्किंग से लाल किला मेट्रो स्टेशन की ओर उमर बढ़ा और तब ये धमाका हुआ। तो पूरे टेरर रैकेट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर था। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर पटियाल से ही जानते हैं। जगविंदर, ये जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल इस पूरे धमाके के पीछे मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर, विस्तार से बताइए जरा किस तरीके से ये कड़ियां जुड़ती हैं। रोमाना, देखिए, हम 3-4 चीज़ें इस पूरे धमाके को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, जो गौर से सुनने लायक हैं, दर्शकों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। जो हमें जानकारी मिली है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा सरगना था वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था, जिसने सिर्फ खुद ही इस चीज़ को, साजिश को अंजाम देने के लिए तैयारी नहीं की थी, बल्कि उसने जम्मू कश्मीर के साथ लिंकअप होकर फरीदाबाद में अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया और वहाँ पर कई लोगों को इस साजिश में शामिल किया। जब कश्मीर पुलिस ने मुजम्मिल को 30 तारीख को जम्मू कश्मीर में उठा लिया तो उसके बाद ये साजिश की परतें खुलने लगी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस पहुंची फरीदाबाद के उस हॉस्पिटल में जहां पर ये सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल काम कर रहा था उनके लिए, तो ये वहाँ से मौके से निकल लिया और ये मिसिंग हो गया, जबकि इसके बाकी लोग पकड़े गए। अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया और उसके बाद इसकी तलाश थी, लेकिन ये फरीदाबाद से निकला और इसने अपनी I-20 गाड़ी से ये सबसे पहले सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुंचा। तकरीबन 3 घंटे तक ये वहीं पर रुका रहा और उसके बाद डेस्परेशन में इसको कुछ समझ नहीं आया। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये लाल किले की तरफ से घूमा और दूसरे जिस पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसके पीछे आकर उसने यहाँ पर गाड़ी में विस्फोटक को अंजाम दिया। अब 2 थ्योरी हैं कि विस्फोटक को अंजाम किस तरह से दिया गया। क्या वो डेस्परेशन में ये मैसेज देना चाहता था कि उसने जितनी मेहनत की, जितनी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए जो सारा साजो सामान लोगों को तैयार किया वो फेल हो गया, वो पकड़े गए, इसलिए उसने अपने आप को उस विस्फोटक से जो तैयार हो चुका था और उसकी गाड़ी में था उससे उड़ाया। पहली थ्योरी ये है, उस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। या दूसरी बात ये है कि जो उसके पास विस्फोटक सामग्री तैयार थी वो एक्सीडेंटली, यानी अचानक इस लाइट पॉइंट के पास आकर उसमें विस्फोट हो गया, वो उसमें कुछ कर रहा था। ये थ्योरी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो गई है। हमारे सोर्सेज ने ये पुख्ता कर दिया है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ही जो जम्मू कश्मीर के बाहर इस पूरी साजिश में लोगों को कल्टीवेट कर रहा था, वो इस घटना को अंजाम देने वाला था और वो फरीदाबाद में जब पुलिस का रेड हुआ तो वहां से मिसिंग हो गया था। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात रोमाना ये है कि इसका एक साथी अभी और पुलिस को वांटेड है, जो अभी विदेश यात्रा पर गया हुआ है। वो भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है इसकी। लेकिन मुझे ये लगता है कि उमर मोहम्मद को ये पता लग गया कि जैसी वो पुलिस के हाथ पड़ेगा, बाकी की सारी परतें, उसके बाकी साथी और जिनको जैसे कल्टीवेट किया है वो सब चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। इसलिए उसने फरीदाबाद को छोड़ दिया और बदरपुर बॉर्डर से वो दोपहर को 10 तारीख को वो पहुंचा लाल किले के पास, मस्जिद के पास रुका रहा और उसके बाद उसने शाम को 6:52 पर यहाँ पर घटना को अंजाम दिया या उससे अचानक दिया गया और वो गाड़ी में खुद मौजूद था। ये बात तय है। मैं क्यों कह रहा था कल से कि सीएनजी की साजिश इसमें नहीं हो सकती है, गाड़ी में सीएनजी का धमाका नहीं हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, I-20 में सीएनजी सिलेंडर होता ही नहीं है। हैचबैक गाड़ी में सीएनजी सिलेंडर कैसे लग सकता है? और दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आसपास के इलाके में हुआ था उसको देखकर ये बात साफ थी कि ये एक आतंकी गतिविधि है और ये एक बड़ा जो है ब्लास्ट किया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है कि 30 तारीख को अगर मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठा लिया था रोमाना, तो उसके बाद 10 दिन तक इस चेन को कंट्रोल करने में इतने राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व थी, तो आखिरकार फिर कैसे स्लिप कर गया?
डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है उसका जो दूसरा साथी विदेश गया है वो हो सकता है कि पहले निकल गया हो। अब उसमें ये भी देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि इस साजिश को अंजाम दिया जाने वाला था इसलिए वो पहले ही विदेश निकल गया हो, या वो इत्तेफाक से गया है। अब उस विदेश में जो है वो अथॉरिटी से बात करके उसको डिटेन करवाने की कोशिश भी चल रही है। दूसरी बात रही I-20 की। I-20 के बारे में ये पता लगा है कि वो 4 हाथों में बिकी थी। सबसे पहले वो सलमान के पास थी, उसके बाद सोनू के पास गई, फिर तारिक के पास गई और तारिक से ये डॉक्टर उमर के पास आई थी। अब तारिक भी मिसिंग है। दिल्ली पुलिस को इस काम के लिए लगाया गया है कि वो इस लीड पर काम करे कि आखिरकार तारिक क्यों गायब हुआ और वो इस साजिश में शामिल था, क्या कल उसे उमर मिलने वाला था या नहीं था। तो ये अब तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई है जो हम एबीपी के दर्शकों को ये बता रहे हैं। फैक्ट्स ये हैं असली में कहानी के। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अगर 10 दिन पहले मेन मॉड्यूल मुजम्मिल को अगर वहां पे पकड़ लिया था और उसने ये बता दिया कि ये लोग जो हैं वो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और गुजरात से लेकर सहारनपुर और लखनऊ में काम कर रहे हैं, तो जब सहारनपुर में रेड हो गया, लखनऊ में इस बात का रेड हो गया, गुजरात में लोग पकड़े गए, तो मुझे सबसे बड़ा ताजुब ये हुआ कि आखिरकार ये फरीदाबाद वाला एक आदमी कैसे स्लिप कर गया और वो मेन मॉड्यूल था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 4 डॉक्टरों का एक आतंकी साजिश में शामिल होना, सबका जम्मू कश्मीर से कनेक्शन होना, उनका फिर अलग अलग इलाकों में जो है वो अलग अलग राज्यों में बटे होना, उनको गाड़ियां प्रोवाइड करवाना, उनको विस्फोटक सामग्री जो है वो करवाना। अगर ये बॉम्ब बनाया गया था, चाहे RDX की बात हो रोमाना, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट की बात हो, ये ऐसा तो है नहीं कि एक पदार्थ लिया और उसमें धमाका हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर सर्किट बनाना पड़ता है, उसमें आपको जो है वो बैटरी लगानी पड़ती है, डेटोनेटर लगाना पड़ता है, टाइमर लगाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि अगर फरीदाबाद में ये चीज तैयार कर ली गई थी तो इसका मतलब ये है कि जो बॉम्ब बनाने वाला मॉड्यूल था, क्या इस बॉम्ब को डॉक्टर उमर मोहम्मद ने बनाया या कोई तीसरा आदमी था जो बनाकर उमर मोहम्मद के इशारे पर काम कर रहा था। ये एक महत्वपूर्ण लीड है। कई ऐसे डॉट्स हैं जिसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली कोई स्पेसिफिक अभी टारगेट नहीं था जो कल हुआ है। ये फरीदाबाद से निकला, इसके पास विस्फोटक था और जिस तरह से ये डेस्परेशन में या एक्सीडेंटली इससे हुआ है लाल किला के गेट के बाहर, उस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो अभी तक ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच हमें जो चीजें जांच में सामने आई हैं उन चीजों के बारे में जैसे जैसे पता लग रहा है आगे भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण बात यही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद कोई एक छोटा मोटा मॉड्यूल नहीं जिसने फरीदाबाद के हॉस्पिटल में बाकी लोगों को कल्टीवेट किया, वो सरगना था। तो ये तो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक क्लासिक केस है, एक तरीके से जगविंदर पटियाल ये कहा जा सकता है जो सामने आया है। और महत्वपूर्ण ये कि इसमें जो कड़ियां अभी तक जो 4 डॉक्टर्स के नाम आए हैं, कुछ और डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, जिसमें लखनऊ से भी कुछ डॉक्टर की उनके घर पर छापेमारी हुई है, दबिश दी जा रही है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी कुछ अन्य डॉक्टर्स हैं जिनके घरों पर दबिश दी जा रही है, कुछ को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो क्या माना जाए, ये नेटवर्क बड़ा है? बड़ा नेटवर्क था, पढ़े लिखे लोगों का नेटवर्क था, जिन पर शक कम होता है, उनके पास चीज़ों को रखना सुरक्षित होता है क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग में रहते हैं। डॉक्टर पर तो आमतौर पर उसे भगवान माना जाता है, उसको कोई हैवान कैसे मान लेगा। तो रोमाना ये जाहिर सी बात है कि इस बार थोड़ी मॉडस ऑपरेंडाई बदली है। जो लोअर लेवल के लोग थे उनको यूज़ ना करके इस आतंकी साजिश के लिए हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे डॉक्टर्स को यूज़ किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन देखिए आप किस हद तक हो गया है। रेडिकलाइजेशन इस हद तक हो गया है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई लिखी जो है वो पढ़ कर डॉक्टर बन रहे हैं, वो सब लोग भी आकर अपने हॉस्पिटल्स में जो है वो अलग तरह से किस तरह से आतंकी फैक्ट्री चला रहे थे। अभी तक की जो जांच में बातें सामने आ रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि फरीदाबाद में माना यह गया होगा कि किसी भी को शक नहीं होगा और सब जगह तो स्टूडेंट पढ़कर नौकरी करने के लिए जाते ही हैं, तो इजीली वहां पर अपने लाइक माइंडेड लोग हैं उनको हायर किया जा रहा था। और अगर इस पूरी साजिश को हम एक चेन में देखें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा से लेकर फरीदाबाद और गुजरात तक की सारी इस कड़ी को देखें तो मुझे ये लगता है कि ये पूरे देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। हालांकि इसे बेनकाब कर दिया गया। मान लीजिए कि 10 से 12 लोगों की मौत जो हुई है और 20 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, वो हमें आज की डेट में नुकसान लग रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि गुजरात से लेके और जिस तरह से जम्मू कश्मीर तक ये पूरा प्लान किया गया था, अगर इसको अंजाम दे दिया जाता तो कितनी ज़्यादा कैजुअल्टी होती और किस तरह से देश को दहलाने के लिए एक डॉक्टर ब्रिगेड को तैयार किया गया था। अभी तक ये सरकार ने ये ऐलान नहीं किया है कि ये
आतंकी घटना है या ये आतंकी घटना नहीं है, किसी भी तरह से ये ऐलान नहीं किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान की आप 2 हफ्ते पुरानी स्टेटमेंट्स को देखें, उन स्टेटमेंट्स को अगर आधार माने कि हम भारत में ये कर देंगे, हम भारत से बदला लेंगे, हम भारत का हिसाब करेंगे, तो ये ऐलान तभी किए जाते हैं जब कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने मॉड्यूल्स को भेजती है, उनके पास सारा सामान पहुंच जाता है, बॉम्ब बन जाते हैं और सिर्फ उसमें विस्फोट की जो है वो होना बाकी रह जाता है। केवल एग्जीक्यूशन का पार्ट जब रह जाता है, उस एग्जीक्यूशन के पार्ट से पहले इस तरह के बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए जाते हैं, जिस तरह से कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैठे पाकिस्तान में है उनके आका, लेकिन जम्मू कश्मीर के रास्ते वो इस तरह का ऐलान कर रहे थे। लेकिन 10 दिन पहले इस साजिश का एक मुख्य जो कर्णधार था वो पकड़ा जाता है, मुख्य सरगना मास्टरमाइंड पकड़ा जाता है, उससे ये सारी साजिश खुल जाती है। और उसके बाद ये जो एक आदमी स्लिप कर गया था और इसका एक साथी जो विदेश में बताया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थे, जो आगे जितने भी लोग इन्होंने कल्टीवेट किए थे उनकी सबकी जानकारी निकल जानी थी, जो बॉम्ब तैयार किया गया था उसके बारे में पता लग जाना था। लिहाजा इसीलिए डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अपने आप को खत्म किया, या वो गलती से अपने आप को इस तरह से उनसे उसमें एक्सीडेंटली एक्ट हो गया, या मान लीजिए कि उसको देखते हुए कुछ भी हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ उमर ही जानता है कि उसने कार में क्या किया था। सही कह रहे हैं कि ये फिदायन हमला राज तो एक तरीके से उमर के साथ ही शायद दफन हो गया उस कार धमाके में, कि उमर से गलती से ये धमाका हो गया, अपनी जान बचाने के लिए वो भागा हुआ था, या फिर जानबूझकर उसने ये धमाका कर वो आतंकवाद के मंसूबे जो बना रहे थे ये लोग, उन्हें कहीं ना कहीं अंजाम देने तक पहुंचा दिया। क्योंकि बाकी जो इसके साथी थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये वो तमाम किरदार हैं इस आतंक के नेटवर्क के जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। और डॉक्टर उमर ये फरार हो गया था, फरीदाबाद से निकल गया था, और ऐसे में ये डॉक्टर उमर ही इस पूरे के पूरे नेटवर्क का सरगना था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से जो हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल दे रहे थे। इस बीच दिल्ली कार में धमाके को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पुलवामा में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, ये बड़ी खबर है इस वक्त, मैं आपको बता दूं। पुलवामा में एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, शक के आधार पर। डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला इनका नाम है। डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को हिरासत में लिया गया है। एजेंसियां फिलहाल डॉक्टर सज्जाद अहमद से भी पूछताछ कर रही हैं। अब ये एक के बाद ये जो आतंक का नेटवर्क सामने आ रहा है, इसमें पढ़े लिखे नौजवान और ज्यादातर सब डॉक्टर्स हैं जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और ऐसे में अब ये एक नया नाम, नया किरदार डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला का हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो वो i-20 कार जिससे लाल किले के पास धमाका हुआ, उस कार का पूरा रूट क्या था वो भी अब सामने आ चुका है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूं, जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसका 11 घंटे का पूरा रूट मैप सामने आ गया है। सोमवार यानी बीते कल सुबह 7:30 बजे ये गाड़ी फरीदाबाद में दिखी थी। फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले कल ये गाड़ी दिखी। सुबह 8:15 बजे के आसपास बदरपुर टोल पार कर ये गाड़ी दिल्ली में दाखिल हुई है। सुबह 8:15 बजे 8:20 पर कार ओखला के पास एक पेट्रोल पंप पर नजर आई है, और दोपहर 3:15 बजे के आसपास 3:19 पर एग्जैक्टली कार लाल किले की जो पार्किंग है, लाल किले के नजदीक जो बनी हुई है पार्किंग, वहां दाखिल हुई है। और फिर शाम 6:22 पर उस पार्किंग से, लाल किले की पार्किंग से ये गाड़ी बाहर निकली है। मतलब करीब 3 घंटे तक यहीं लाल किले की पार्किंग में ही ये गाड़ी खड़ी रही है। और जो गाड़ी में सवार डॉक्टर उमर बताया जा रहा है, वो इसी गाड़ी में ये 3 घंटे तक बैठा रहा। फिर इसके 24 मिनट के बाद यानी शाम 6:52 के आसपास इसी कार में जोरदार धमाका हुआ, लाल किले के सामने वाली सड़क पर, लाल किले के मेट्रो स्टेशन की गेट नंबर 1 के ठीक सामने। तो चलती कार में यह धमाका हुआ था। कल ही सोमवार को ही सुबह फरीदाबाद से ये गाड़ी 8:15 बजे के आसपास बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली आई, और फिर दिल्ली में पहले एक पेट्रोल पंप पर ओखला में इस गाड़ी को एक तरीके से मैप किया गया है, और उसके बाद इसको मैप किया गया है 3:15 बजे के आसपास वही लाल किले के नजदीक जो पार्किंग है उसी पार्किंग में अंदर जाते हुए। लेकिन सवाल बड़ा ये हो जाता है, मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, इसमें भी बहुत सा समय ऐसे है जब ये गाड़ी कहाँ थी, इस गाड़ी का सवार क्या कर रहा था, क्या वो अपने कुछ और जो साथी हैं उनसे मिल रहा था, कोई और साजिश रचने की प्लानिंग चल रही थी, क्या कुछ हो रहा था,
ये वो ब्लाइंड स्पॉट है और इसी को लेकर अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है क्या मनोज? जी बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर तफ्तीश जो है वो पुलिस की आगे बढ़ रही है, क्योंकि उमर को ये मालूम चल चुका था कि एजेंसीज जो है वो उसकी तलाश में लगी हैं। यही वजह है कि वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो था फरीदाबाद से निकल गया था। उसके बाद वो यहाँ लाल किले की पार्किंग में पहुंचा और करीब 3 घंटे तक इस पार्किंग के अंदर रहा। अब जो पुलिस की टीमें और जो बाकी एजेंसीज है वो ये पता करने में जुटी हैं कि आखिरकार इस दौरान क्या वो किसी से मिला था या नहीं मिला था। 3 घंटे तक क्या वो पार्किंग के अंदर अकेला बैठा रहा या उसको कोई मिलने के लिए आया था, क्या वो किसी का इंतजार कर रहा था और क्या रास्ते में वो किसी से मिला था। तो तमाम जो फुटेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है। लाल किले के आगे और लाल किले के पीछे की करीब 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है। ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले भी क्या वो यहाँ पर आकर के रेकी कर चुका था। सिर्फ सोमवार की ही सीसीटीवी फुटेज को नहीं खंगाल रही है पुलिस, इससे पहले के दिनों को भी फुटेज को खंगाल रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या इससे पहले भी इस इलाके की रेकी तो नहीं की गई थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस तलाश रही है कि उमर क्या यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था, क्या उसने फ़ोन से किसी को संपर्क किया था, क्या उसको लोग मिल गए थे, जो ब्लास्ट हुआ वो कैसे हुआ। अभी भी जो एजेंसीज है वो यहाँ पर मौजूद है। एनएसजी की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है। तमाम सबूत अभी जुटाए जा रहे हैं। पूरा एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है और रूट मैप तैयार होने के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक पर्दा उठ पाएगा कि आखिरकार उमर जब सुबह वहां से निकला था फरीदाबाद से, वो किस किस रूट से होते हुए कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुंचा, क्या वो रास्ते में किसी से मिला था, आगे वो क्या करने वाला था, क्या प्लान था, ब्लास्ट कैसे हुआ, ब्लास्ट किस चीज़ से हुआ। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब एजेंसी इस वक्त तलाश रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए काफी हद तक जानकारियां जांच एजेंसियों की तरफ से जुटा ली गई हैं और जानकारियां अभी तलाशी जा रही हैं। और इस बीच फरीदाबाद से वो जो डॉक्टर गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन की भी तस्वीर सामने आ गई है। महिला मित्र डॉक्टर मुजम्मिल की डॉक्टर शाहीन, कल ही डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से असॉल्ट राइफल मैगजीन भी बरामद हुई थी। फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा डॉक्टर शाहीन भी गिरफ्तार, कल ही डॉक्टर शाहीन को कर लिया गया था और अब आज ये डॉक्टर शाहीन की तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो दिल्ली कार धमाका और उसी कार धमाके को लेकर जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, एबीपी न्यूज पर हर एक जानकारी, हर एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीती शाम दिल्ली में कार में धमाका हुआ है और इसी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर ये आ रही है कि दोपहर 3 बजे अब गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में जांच एजेंसियों के आला अधिकारी शामिल होंगे। गृह मंत्री के दिए दिशा निर्देशों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री को अभी तक की जांच का पूरा ब्यौरा सौंपा गया था। गृह मंत्री ने आगे की जांच को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। उन्हीं दिशा निर्देशों को लेकर जांच कहां तक पहुंची है और साथ ही अलग अलग जांच एजेंसियों के बीच किस तरीके का समन्वय हो रहा है, कहां पर कोऑर्डिनेशन की कितनी जरूरत बाकी है और जो अभी तक इंटेलिजेंस मिला है, जो जानकारियां मिली हैं, इंफॉर्मेशन मिली है, वो भी एक दूसरे के साथ आला अधिकारी साझा करेंगे ताकि जांच गहराई से की जा सके और षड्यंत्र की तह तक पहुंचा जा सके। तो दिल्ली में कल हुए धमाके के बाद लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं और साथ ही कई नए वीडियोस भी कल जो धमाका हुआ उससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। एक और ऐसा ही वीडियो है, सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। उमर की i20 कार इसमें नजर आ रही है, बताया जा रहा है 29 अक्टूबर का ये वीडियो है। इसमें i20 कार एक पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए खड़ी दिखाई दे रही है। तो दिल्ली धमाकों से जुड़ी ये बड़ी खबर उस गाड़ी को लेकर है जिस गाड़ी में बीते कल धमाका हुआ था, वही i20 कार। और ये i20 कार की तस्वीरें 29 अक्टूबर की हैं। 29 अक्टूबर को ये वही i20 कार है जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ी का बनवाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो i20 कार है जिसमें कल दिल्ली के लाल किले इलाके में धमाका हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इस i20 कार का बन रहा है, ये कहां की तस्वीरें हैं? फरीदाबाद की है, दिल्ली की है?
देखिए सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये फरीदाबाद की बताई जा रही हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त गाड़ी को खरीदा गया था, उस वक्त की तस्वीरें बताई जा रही हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है। गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठते हुए नजर आ रहे हैं जबकि एक शख्स ड्राइव कर रहा है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि 3 लोग जो इस गाड़ी के अंदर सवार हैं वो 3 लोग कौन हैं, क्या वो मुजम्मिल, आदिल और उमर है या उसके अलावा कोई और लोग हैं। तो अभी इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन एक के बाद एक तमाम अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आने लगे हैं जिसमें कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। चाहे वो तमाम सीसीटीवी कल के हों, जब उमर फरीदाबाद से निकला था, उसके बाद बदरपुर टोल प्लाजा पहुंचा और आगे फिर यहाँ लाल किले की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके 3 घंटे तक यहाँ पर बैठा रहा और उसके बाद फिर वो लाल किले की रेड लाइट पर पहुंचा। तो तमाम एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो एजेंसीज के द्वारा की जा रही है और कोशिश यही है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस मॉड्यूल के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मुजम्मिल और आदिल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उमर को ये मालूम था कि एजेंसीज उसकी तलाश में है, इसलिए वो फरीदाबाद से निकल गया, वहां से फरार हुआ और फरार होने के बाद वो यहाँ लाल किले के पास पहुंचा और धमाका हुआ। अब एजेंसीज ये जानने की कोशिश कर रही है कि जब धमाका हुआ तो क्या उससे धमाके से पहले वो किन्हीं लोगों से मिला था, क्या उसकी बातचीत किसी से हुई थी, 3 घंटे उसने इंतजार क्यों किया यहाँ पार्किंग के अंदर और उसके बाद वो लाल किले तक किस तरीके से पहुंचा। तो तमाम जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश अभी एजेंसीज के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि 29 अक्टूबर की तस्वीर है और आप ये कह रहे हैं तब की तस्वीर है जब ये गाड़ी दोबारा बेची गई और डॉक्टर उमर ने जब इस गाड़ी को खरीदा। तो क्या अभी हाल में 29 अक्टूबर को ही ये गाड़ी खरीदी थी डॉक्टर उमर ने? जी, अभी तक जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं कि गाड़ी जब लास्ट में जब खरीदी गई है तब की ये तस्वीर बताई जा रही है। तो अभी और इनिशियल स्टेज पर है, हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों को यही कहना है कि गाड़ी खरीदने के बाद इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ लोग थे वो यहाँ फरीदाबाद में पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर पॉल्यूशन करवाया गया, जिसमें 2 लोग साफ तौर पर बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का जो कैबिन आप देख रहे हैं उसके बाहर 2 लोग साफ तौर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक शख्स गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। यानी कि ये साफ हो चुका है कि 3 लोग कार के अंदर सवार हैं, लेकिन ये 3 लोग कौन हैं, क्या मुजम्मिल, आदिल और उमर है या उनके अलावा कोई और है, ये अभी साफ नहीं है। एजेंसीज इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि तस्वीरें थोड़ी धुंधली हैं, उनको साफ करने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसी का साफ तौर पर यह कहना है कि धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक के बाद एक तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो डंप डेटा है उसको इकट्ठा किया गया है। लाल किले के आसपास का जो डंप डेटा है जब कल ब्लास्ट हुआ था उसको इकट्ठा किया गया है। ऐसे नंबर्स की पहचान की जा रही है जो उस ब्लास्ट के वक्त एक्टिव थे। तो तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि ये एक षड्यंत्र था। तो आखिरकार ये षड्यंत्र कौन रच रहा था, इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट होने के बाद ही आखिरकार दिल्ली के अंदर ब्लास्ट क्यों हुआ, तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब एजेंसीज अब तलाशने में जुटी हुई हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं जरा ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, दिखाइए जरा, दोबारा दिखाइए वो सीसीटीवी की तस्वीरें जो 29 अक्टूबर की हैं, पिछले महीने की 29 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज वर्मा बता रहे हैं कि इसी दौरान ये गाड़ी जो है वो डॉक्टर उमर ने खरीदी थी और डॉक्टर उमर ने ये गाड़ी खरीदने के बाद इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया था। देखिए आप, प्रदूषण जांच केंद्र पर ये गाड़ी खड़ी हुई थी, एक शख्स जो इस गाड़ी को चला रहा है और बाकी 2 लोग जो इस गाड़ी में बैठ रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर ये 3 लोग हैं। अब क्या ये 3 लोग वही डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल हैं जो तीनों पहले फरीदाबाद में भी साथ में थे। बाद में डॉक्टर आदिल को लेकर जानकारी मिली कि वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में काम कर रहा था और वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन अगले दिन 30 अक्टूबर वो तारीख है जब डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था। इतनी जरूर जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से जरा मनोज का रुख करते हैं। मनोज, 30 तारीख को बताया जा रहा है डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी के बाद पूछताछ के बाद ही धीरे धीरे कर ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र था ये पुलिस डिकोड करती चली गई और वो करीब 3000 किलो के आसपास विस्फोटक, केमिकल, अमोनियम नाइट्रेट, साथ में बैटरीज और तमाम अन्य चीजें, कई असले भी, हथियार भी, जो सब बरामद हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 30 तारीख को मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया था और जब उससे पूछताछ की गई तो 2 नाम और सामने आए थे, जिसमें आदिल का नाम सामने आया था और उमर का नाम सामने आया था। पुलिस की जो टीमें हैं आदिल और उमर दोनों की तलाश कर रही थी लगातार। आदिल जरूर पकड़ा गया था लेकिन उमर लगातार पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था क्योंकि जो आदिल है
आदिल पकड़ा जा चुका था, उमर फरार चल रहा था और उमर को ये मालूम था कि एजेंसीज उसकी तलाश कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं उसकी एक महिला मित्र का नाम भी इसमें सामने आया था, शाहीना का, जिसको कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी गाड़ी से भी पुलिस को हथियार बरामद हुए थे और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच में ये भी सामने आया है कि शाहीना भी जो है इस मॉड्यूल का हिस्सा थी। सिर्फ उमर ही एक ऐसा शख्स था जो एजेंसीज की नज़रों से बचा हुआ था, वो लगातार फरार चल रहा था। कल उमर वहां से फरीदाबाद से निकला है, लाल किले की पार्किंग में पहुंचा है, 3 घंटे तक उसने इंतजार किया है। उसके बाद शाम को 6:52 पे लाल किले की रेड लाइट के पास ब्लास्ट हुआ। तो तमाम अब ऐसी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना अभी बाकी है कि उमर क्या सिर्फ गाड़ी के अंदर अकेला था, जिस वक्त गाड़ी पार्किंग में नजर आ रही है उस वक्त वो अकेला नजर आ रहा है, लेकिन क्या इन 3 घंटों के दौरान पार्किंग के अंदर उससे कोई आकर मिला था, या वो बाहर जाकर किसी से मिला था, या फिर जब वो रास्ते में आ रहा था तब किसी से मुलाकात हुई थी, या फिर फोन पर उसने किस किस से बात की थी। तमाम ऐसी कड़ियों को अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लगातार कई डॉक्टर्स के नाम सामने आ चुके हैं। तो जिस में ये लोग पढ़ाई कर रहे थे वहाँ की भी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की टीमें कर रही हैं। तो तमाम कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो एजेंसीज के द्वारा अभी लगातार की जा रही है और एजेंसीज का ये मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर और तमाम खुलासे होंगे। तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो उमर का जो रोल है वो थोड़ा थोड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ये उमर के साथ और कौन लोग शामिल थे उनकी जो तलाश है वो की जा रही है। बिल्कुल, फिलहाल तो उमर के ये 2 साथी जो पहले ही पुलिस की हिरासत में हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ का सिलसिला कल रात भर जारी रहा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। मुजम्मिल से भी और डॉक्टर आदिल से भी कल रात भर पूछताछ हुई है। इस बीच दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से मैं आपको बड़ी जानकारी दे रही हूं। डॉक्टर शाहीन जो लखनऊ की ही रहने वाली बताई जा रही है, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया था, डॉक्टर शाहीन से पूछताछ करने के बाद कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, डॉक्टर शाहीन को भी हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर शाहीन से भी पूछताछ की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए और जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, आज सुबह हमने देखा था लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी टीम पहुंची थी, छापेमारी हुई थी। डॉक्टर परवेज अंसारी घर पर नहीं मिले थे। अभी का अपडेट क्या है? कौन कौन लोग, क्या जानकारी, क्या नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें लखनऊ में हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है? विवेक, देखिए, यूपी पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और सुबह में डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी हुई थी। एक सोर्स बेस्ड ये जानकारी निकली थी कि लालबाग में 121A एक मकान नंबर है जहां पर जो संभवतः शाहीन का मकान हो सकता है। हालांकि हम उस मकान पे मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये मकान ही वो मकान है जिसके बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन हमने इस मकान में जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की, जो परिजन अंदर मौजूद है उनसे बातचीत की। उनका कहना है कि वो किसी भी शाहीन को नहीं जानते, उन्होंने फोटो भी देख करके मना किया और वो किसी भी इस तरीके की तस्वीर से इनकार कर रहे हैं। तो फिलहाल जो सोर्स बेस्ड जानकारी थी उस पर यहाँ के लोग उस बात को लेकर के इनकार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अलग अलग चीज़ों को लेकर के तफ्तीश कर रही है और वो देखना होगा कि क्या, हालांकि पुलिस को अभी यहाँ आने की पुलिस की अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात की पुष्टि जो है जरूर सीनियर अधिकारियों ने करी है। और जिस शाहीन का जिक्र कल से हो रहा है उस शाहीन के बारे में भी हमारे पास एपी न्यूज के पास जो जानकारी, वो आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन थोड़े समय पहले, लगभग 20-22 साल पहले लखनऊ में कार्यरत रही और जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसकी संभवतः एक शाखा थी जिसमें वो यहाँ पर कार्यरत थी और इसके पहले वो कानपुर में भी कार्यरत रही हैं। कानपुर में जो एक बात कही जा रही है कि वहां से भी उनका रिश्ता है। हालांकि तमाम ये जो जानकारी है ये सोर्स बेस्ड जानकारी है, अब देखना होगा कि उस पर पुलिस क्या आगे के समय में बताती है। और जिस परवेज की बात कही जा रही थी सुबह से, जिस परवेज के घर पर सुबह छापेमारी की गई, वो परवेज जो है वो यहाँ उनकी गाड़ी पर यहाँ का जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है उसका पास लगा हुआ था। अब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से भी इस बात को लेकर के जानकारी ली जा रही है कि क्या परवेज इस वक्त कार्यरत रहा वहां पर या इसके पहले कभी वो कार्यरत रहा या वो जो गाड़ी है वो किसी और
उमर के नाम पर है, क्या चीज़ है, ये तमाम जानकारियां अभी तमाम उधेड़बुन के बीच में है। तमाम जो तफ्तीश है वो जारी है। पर यह है कि लखनऊ पुलिस, यूपी एटीएस, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त उत्तर प्रदेश में उसकी आमद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। जिस परवेज के घर पर सुबह छापेमारी हुई थी वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी गई थी, यूपी एटीएस भी गई थी, यूपी पुलिस भी गई थी। करीब 35 से 40 की संख्या में पुलिस की फोर्स थी जो लगभग 4 घंटे परवेज के आवास पर रही और वहां पर उसका घर का ताला तोड़ करके वहां पर छापेमारी की, अलग अलग चीजों की जांच पड़ताल की और उसके बाद 4 घंटे बाद वहां से निकल गई। उसके बाद एक चर्चा हुई कि लखनऊ का जो लालबाग क्षेत्र है, जहां पे कल शाहीन को लेकर के इंफॉर्मेशन आई थी कि लालबाग क्षेत्र में शाहीन हो सकती है, शाहीन का जो आवास है वो होता है, वो था, और उसको लेकर के एक और जानकारी आई संभवतः एक मकान नंबर की। पर जब हम उस मकान पर पहुंचे तो वो मकान फिलहाल शाहीन का नहीं है। अन्य चीजें पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और जांच में और चीजें निकल के सामने आएंगी तो हम अपने दर्शकों को तमाम और चीजें बताएंगे। पर फिलहाल बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में तो ये छापेमारी हुई है, इसके अलावा डॉक्टर आदिल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, क्या उत्तर प्रदेश के कुछ और शहरों में भी छापेमारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है? और ये डॉक्टर्स, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक तरीके से क्लासिक केस है। मैं इसको बार बार दोहरा रही हूं क्योंकि जितने अभी तक युवा सामने आ रहे हैं, जितने चेहरे, जितने किरदार अभी तक इस दिल्ली कार धमाके मामले में सामने आए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर यह कि थोड़ी देर में गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होनी है। मैं आपको पहले ही इस बाबत सूचित कर चुकी हूं कि दोपहर 3 बजे ये बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में होगी। इससे पहले आज सुबह गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों की उच्च स्तरीय बैठक गृहमंत्री के आवास पर हुई है। अध्यक्षता खुद गृहमंत्री अमित शाह ने की है, जहां पर अमित शाह को बीती रात जितनी जांच हुई है उसकी तफसील से जानकारी दी गई। साथ ही साथ अमित शाह की तरफ से पूरे देश में सुरक्षा मुस्तैद और निगरानी पक्की करने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर भी अब गृह मंत्रालय के अंदर दोपहर 3 बजे जो आला अधिकारियों की बैठक होनी है उस पर मंथन किया जाएगा। कितना कोऑर्डिनेशन किस एजेंसी के बीच गृह मंत्रालय के भीतर है और कहां पर और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, किस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं, अभी तक जो जानकारियां अलग अलग एजेंसीज ने अपनी जांच के बाद जुटाई है उस सबको यहां पर साझा किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। अभी 2:45 का समय हो रहा है, मतलब महज 15 मिनट का इंतजार बाकी और उसके बाद गृह मंत्रालय में आला अधिकारियों की ये बड़ी बैठक होनी है। देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी भी दिल्ली कार धमाका, इसको लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है किसी अधिकारी की तरफ से या मंत्री की तरफ से। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, उन्होंने भूटान के मंच से ये कहकर जरूर काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी कि षड्यंत्रकारी जो हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और षड्यंत्र की तह तक एजेंसीज पहुंचेंगी, जिससे कम से कम इतना साफ हो गया कि ये मामला हादसा तो नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद हैं और जरा पवन से जानते हैं। पवन, सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और अब 3 बजे देर दोपहर ये गृह मंत्रालय में जो आला अधिकारियों की बैठक होनी है, क्या जानकारी सूत्र दे रहे हैं? इस बैठक में क्या मंथन होना है? पवन। रोमाना, देखिए, सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको फिलहाल दे देता हूं कि जो गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय जो बैठक की थी सुबह, तमाम जो आला अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली जो ब्लास्ट है उसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। यानी कि जिस तरह से लगातार जो एक लगातार शक जाहिर हो रहा था कि ये आतंकवादी हमला हो सकता है, जिस तरह से लगातार कई सारे सबूत सामने मिल रहे थे, कई सारे तार जुड़े हुए दिख रहे थे, फरीदाबाद मॉड्यूल की बात करें, सहारनपुर या कश्मीर से जुड़े हुए तार होने की बात जो सामने आ रही थी, उसके बाद में अब गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि अब जो दिल्ली जो ब्लास्ट है उसकी जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी है। यानी कि एनआईए को जांच तभी सौंपी जाती है जिसका कभी ना कभी कहीं ना कोई आतंकवादी जब हमला होता है या उसकी संभावना होती है, उसका शक होता है, तो ऐसे में जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी जाती है। अब एनआईए जो है वो तमाम पहलुओं को लेकर जांच करेगी। चूंकि जो बैठक थी गृह मंत्री के साथ में, उसमें डीजी एनआईए भी शामिल थे, होम सेक्रेटरी शामिल थे, तमाम जो आला अधिकारी थे जांच एजेंसियों के, वो सब उस बैठक में शामिल थे और उसके बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने गृह मंत्री को ब्रीफ किया और गृह मंत्री ने ब्रीफ करने के बाद में ये फैसला लिया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए करेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेशों में साफ कह दिया कि जो भी दोषी होंगे, जो भी इस घटना के जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं संदेश पहले से ही साफ दिया जा चुका था कि ये पूरी घटना जो है वो आम नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ बहुत ज्यादा अंदर तक लोगों के तार जुड़े हुए हैं। आपने लगातार देखा डॉक्टर उमर के तार कश्मीर तक जुड़े हुए थे, उसके अलावा सहारनपुर
सहारनपुर, लखनऊ में भी कई सारी जगह जांच चल रही है, तलाशी चल रही है, रेड मारी जा रही है। तो तमाम जगह से इस पूरी घटना के तार जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही है पूरे आतंकवादी हमले की। तो ऐसे में जो है गृह मंत्री ने ये जांच को एनआईए को सौंप दिया। अब 3 बजे से गृह मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम आला अधिकारी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और आगे किस तरह से अब तक के क्या इनपुट मिले हैं और उस इनपुट को लेकर आगे किस तरह से जांच चल रही है। तमाम पूरे देश भर की कई सारी जो एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, कश्मीर पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, वो सब जिनको जो सबूत सामने आ रहे हैं उनको एक साथ रख के जांच किस ओर जा रही है, किस किस जगह से उसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली कार धमाका मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया है और दिल्ली कार धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली कार धमाके की जांच करेगी। एनआईए को जांच सौंपे जाने का मतलब सीधा यह है कि मामला आतंकवादी वारदात से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। साथ ही मामला एक नहीं कई राज्यों के अंदर फैला हुआ है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसी के तहत आप देख सकते हैं कैसे घटना जो है वो दिल्ली में अंजाम दी जाती है। जो केमिकल है अमोनियम नाइट्रेट, उसकी बरामदगी हरियाणा फरीदाबाद से होती है। जो गिरफ्तारियां हैं वो हरियाणा से भी होती है, वो उत्तर प्रदेश से भी होती है, वो जम्मू कश्मीर से भी होती है। तो कुल मिलाकर ये मामला बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है और इसीलिए अब इसकी गहराई से जांच के लिए जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है एनआईए को। दिल्ली धमाके को लेकर जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी सर्च ऑपरेशन चला है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन साथ में काम करते थे, ये भी जानकारियां सामने निकल कर आई हैं और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। क्या इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ और संदिग्ध भी हो सकते हैं? क्या यहां पर छापेमारी के दौरान कुछ और आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं? इसको लेकर अभी का अपडेट क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं मनोज से। मनोज, एक बार फिर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और वहां पर हुई है बड़ी छापेमारी, बड़ा सर्च ऑपरेशन, क्या निकला? क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो दिल्ली पुलिस की एक टीम है वो इस वक्त मौजूद है और वो लगातार वहाँ पर छापेमारी तो की ही जा रही है, साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के एचआर हैं वो एचआर की टीम से पूछताछ की जा रही है कि कब किन किन लोगों ने वहाँ पर पहुँचे थे और किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे थे और किस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कश्मीर के रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर काम कर रहे थे, तो उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। और ये जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो सुबह से ही चल रही है, लगातार चल रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जब कल विस्फोटक बरामद हुआ था, जम्मू कश्मीर की जो टीम थी वो भी यहाँ दिल्ली के अंदर अभी तक मौजूद है। वो टीम भी वहाँ पर अपने केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है और एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ने की जो कोशिश है वो लगातार एजेंसीज की तरफ से यहाँ पर चल रही है। जी, और अभी आप मौके पर मौजूद है, मौके पर कौन कौन सी एजेंसीज पहुंची हुई हैं और साथ ही अब जांच जिस तरीके से एनआईए को सौंप दी गई, औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है, तो अब ये जांच आगे कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर क्या डिटेल साझा करेंगे आप दर्शकों के साथ मनोज? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौकाए वारदात पर एनआईए की टीम तो मौजूद ही है, साथ ही साथ एनएसजी की भी टीम मौजूद है। एनएसजी की स्पेशलाइज्ड जो फॉरेंसिक की टीम है वो इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद है। रोहिणी की एफएसएल की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौजूद है। तो तमाम जो एजेंसीज हैं उनकी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक भी जो मौकाए वारदात है उसको जैसा कि सुबह से हम बता रहे हैं कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, चारों तरफ से ढक दिया गया है ताकि कोई वहाँ पर देख ना सके और वहाँ से भी सैंपल्स उठाने का जो काम है वो अभी लगातार चल रहा है। जिस तरीके से वो जाँच को एनआईए को
सौंप दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला आतंकवाद से जुड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एनआईए जो है सिर्फ आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है, इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है। और अब जब मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है तो एनआईए जो है अब स्टेप बाय स्टेप इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। जितनी भी तमाम देश की जो एटीएस की टीमें हैं, चाहे वो यूपी एटीएस की टीम हो, गुजरात एटीएस की टीम हो, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम हो जो एंटी टेररिज्म के ऊपर काम करती है, तमाम टीमों से इनपुट लिया जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिरकार ये कितना बड़ा मॉड्यूल था जो काम कर रहा था। क्या धमाका सिर्फ दिल्ली के अंदर ही किया जाना था या फिर देश के कोई और राज्य भी इनके टारगेट थे। मुजम्मिल से तो पूछताछ की जा रही है, आदिल से भी पूछताछ की जा रही है और शाहीना से भी पूछताछ की जा रही है। तो तमाम लोग जो गिरफ्तार किए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी, आप रहिए मेरे साथ, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी मनोज वर्मा दे रहे हैं। मौका वारदात पर मनोज वर्मा मौजूद है। यहीं पर कल देर शाम कार में धमाका हुआ था, लाल किले के नजदीक का ये इलाका है। इस बीच ये तस्वीर देखिए जरा आप, देश में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें दिल्ली के अलावा ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। और फिलहाल ये तस्वीरें आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की देख रहे हैं। देहरादून में जो बस स्टैंड है वहीं बस अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है और वहां पर इस वक्त सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, सख्ती बढ़ा दी गई है, मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड की ये तस्वीरें आपके सामने, देहरादून के बस अड्डे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जिस तरीके से दिल्ली दहली है और ये जो एक नया मॉड्यूल सामने निकल कर आया है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल, और वो नौजवान जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तरीके की हरकत करेंगे, कि वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। इसी के बाद ये मामला बेहद गंभीर हो चला है और एहतियात हर तरफ बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड का बस स्टैंड, यहाँ पर पुलिस की चौकसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सामान की तलाशी ली जा रही है, आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। जो भी संदिग्ध नजर आ रहा है पुलिस उसका सामान खुलवा रही है, तलाशी ले रही है। ये तस्वीरें आपके सामने। 14 साल के बाद दिल्ली में इस तरीके का हमला हुआ है। दिल्ली दहली है। इससे पहले साल 2011 था जब दिल्ली में हाईकोर्ट के सामने धमाका हुआ था। उस दौरान 15 लोगों की मौत हो गई थी और कल जो दिल्ली में कार धमाका हुआ है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 पर पहुंच चुका है। इसमें से कुछ शव ऐसे जिनकी शिनाख्त कर ली गई है, लेकिन करीब 4-5 शव ऐसे हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं कई घायल जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि कहीं हताहतों का आंकड़ा और बढ़ न जाए। तो दिल्ली में ये जो अटैक हुआ है ये साफ तौर पर अब टेरर अटैक के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब तो इसकी जांच भी एनआईए को सौंप दी गई है और इसके बाद इसमें कोई शक शुबा बाकी नहीं रहा कि जांच एजेंसियां अब आतंकवाद के एंगल से इस मामले में जांच कर रही हैं। ये देश को दहलाने की बड़ी साजिश थी। षड्यंत्रकर्ता बचेंगे नहीं, षड्यंत्र की तह तक एजेंसियां पहुंचेंगी, ये आश्वासन देश को भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली कार धमाके से जुड़ी अभी की बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले डॉक्टर उमर की भाई, डॉक्टर उमर की मां हिरासत में ली गई थी। डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया था ताकि मिलान हो सके। वो शव जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, उन्हीं शवों में से कहीं कोई एक शव डॉक्टर उमर का तो नहीं है। और फिलहाल बड़ी खबर ये कि डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर में ही मौजूद डॉक्टर उमर के पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टर उमर की मां, डॉक्टर उमर के 2 भाई पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं और अब डॉक्टर उमर के पिता को भी हिरासत में लिया जा चुका है। इससे पहले मैंने आपको डॉक्टर उमर की चाची, जिनसे एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने बातचीत की थी, उनका बयान सुनवाया था। और डॉक्टर उमर की चाची का यह कहना था कि डॉक्टर उमर तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का था, डॉक्टर था, वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में वो बिजी रहता था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। लेकिन अब धीरे धीरे कर शिकंजा कसता हुआ डॉक्टर उमर के परिवार पर, डॉक्टर उमर के 2 भाइयों, डॉक्टर उमर की मां के बाद डॉक्टर उमर के पिता को भी अब हिरासत में ले लिया गया है।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ से जानते हैं जरा क्या डिटेल्स मिल रही है। डॉक्टर उमर के 2 भाइयों और मां को तो पहले ही डिटेन किया गया था, पिता को भी हिरासत में ले लिया गया। आसिफ, बिल्कुल रोमाना, से थोड़ी देर पहले उमर के पिता को भी हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनकी हिरासत पे जो अगर ये माना जाए कि केस से जुड़ा हो है, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उमर का जो पिता है वो एक अवार्ड विनिंग टीचर रह चुका है, लेकिन इस टाइम उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि उमर के पिता को इसीलिए हिरासत में लिया गया है ताकि डीएनए का जो मिलान होना है एक शव के साथ जो दिल्ली ब्लास्ट में मिला है छत विशिष्ट हालत में, तो इसीलिए शायद माना जा रहा है उसको हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि उमर के पिता को जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ ले गई है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी रोमाना, तो मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि डॉक्टर उमर के पूरे परिवार को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल रोमाना, जो भी ब्लड रिलेशंस डॉक्टर उमर के हैं, उनके दोनों भाई, उनकी मां और पिता, उनको हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उनके जो अन्य परिवार के लोग हैं, चाहे उनकी भाभी हो, वो उनको हिरासत में नहीं लिया गया है क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं है। क्योंकि जो अभी तक की जांच का जो आधार बना है वो ये है कि उमर के डीएनए का मिलान कराना है, इसीलिए उसके ब्लड रिलेशंस को हिरासत में लिया गया है। उनके मोबाइल फोन फॉरेंसिक एविडेंस के लिए ले लिए गए हैं, जबकि एक लैपटॉप भी ले लिया गया है। वो तो जांच होगा केस के बारे में, लेकिन फिलहाल जो डीएनए के मिलान की बात हो रही है, क्योंकि जो शव मिला है वो उमर का ही है या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए उमर के परिवार को हिरासत में ले लिया गया है। उसके माँ और पिता को के साथ शव का डीएनए मिलान होगा। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कुरैशी, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर उमर के परिवार में उनके दोनों सगे भाइयों को, माता पिता को, चारों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मतलब जिनसे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन डॉक्टर उमर का था, उन सभी को इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।